हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स कंसेप्शन। तो मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। तो अगर पिछले लेक्चर को देखना है तो आप जाके देख सकते हैं ना, वहां में हम लोग ने डिस्कस किया था कि डायमेंशंस क्या होती है ना। वी हैव डिस्कस अबाउट डायमेंशंस, इंट्रोडक्शन टू डायमेंशंस। सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस डायमेंशनल एनालिसिस, दैट मींस द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, है ना। तो डायमेंशंस क्यों चाहिए होता है हम लोग को फिजिक्स में ना, क्योंकि मतलब इसके क्या यूजेस है, ठीक है। फिजिक्स में कोई भी अगर मान लो कि कोई एक आ गया और उसने जो है एक फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, कि मतलब मान लो कि मतलब x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस ऐसा कुछ एक इक्वेशन दे दिया, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को कहीं पे यूज करने से पहले हम लोग को क्या करना होता है, उसको वेरीफाई करना। और वेरीफाई कैसे करेंगे? डायमेंशंस की मदद से, है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे कि फॉर्मूलाज को वेरीफाई कैसे करते हैं और नए नए फॉर्मूलाज को मतलब कुछ फॉर्मूलाज को अगर डिराइव कैसे करना होता है, ठीक है। अगर हमें उस चीज की मतलब थोड़ी बहुत जानकारी हो, है ना, उस फिजिकल क्वांटिटीज की थोड़ी बहुत हम लोग को जानकारी हो, तो कैसे एक फॉर्मूला को डिराइव किया जाता है डायमेंशन की मदद से, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे। तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग बेसिकली तीन चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो पहली जो चीज है वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, मतलब कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ईजी है भाई, 1 kg मतलब कि 1 किलोग्राम मतलब 100 ग्राम, इसमें क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि 1 न्यूटन ऑफ फोर्स को आप सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करके दिखाओ, तब आएगी दिक्कत, है ना। तो आज हम लोग इस दिक्कत को दूर करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ना। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स मतलब कि यहां पे देख लीजिए कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन्स सेम व्हाट एवर मे बी द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसकी मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 kg लिखूं, है ना, ये हो गया एसआई सिस्टम। ओके, सिंपल सी बात है, ये हो गया एसआई सिस्टम। अगर मुझे इसको सीजीएस यूनिट में लिखना है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर लिखना है, तो मुझे क्या लिखना होगा? 1000 ग्राम, राइट। तो 1000 ग्राम को ही 1 kg बोला जाता है, ठीक है। अभी इन दोनों में मैग्नीट्यूड कैसी है? क्या दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है? जी बिल्कुल सेम है ना। क्यों? क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम ही तो होता है ना। लेकिन इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसे हम n1 दे दें, और इसकी जो ये यूनिट जो है, इसको हम दे दें u1। ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हो गया यूनिट, है ना। अगर मैं इस न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखूं n2 और इस यूनिट को मैं लिख दूं u2, है ना, तो दोनों ही सिस्टम ऑफ यूनिट में मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2? अरे भाई ये कहां से आ गया? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को अगर मेजर करना है तो वो कैसे लिखा जाता है? q मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू n इंटू u। न्यू n मतलब क्या होता है? n मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। और u मतलब यूनिट, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखा जाता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करके लिखना है तो, ठीक है। तो मुझे यहां से पता चला कि चाहे मैं एक सेम फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, कोई भी यूनिट में, कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर लिखूं, है ना, तो उसकी जो है मैग्नीट्यूड जो है वो होनी चाहिए सेम। मतलब कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अगर मैं दुकान में जाके 1 kg शुगर मांगू, है ना, चीनी मांगू, एक किलो, है ना, 1 किलोग्राम चीनी मांगू, तो वो मुझे देगा कुछ इतना होगा। लेकिन अगर मैं जाके उसको 1000 ग्राम चीनी मांगू, तो वो तो क्या वो मुझे कुछ अलग अमाउंट दे देगा? क्या नहीं, सेम ही देगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो भाई चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी, है ना। अभी मान लीजिए कि मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन उसको अगर मैं अलग अलग यूनिट्स पे लिख लूं, ठीक है, अगर अगर अलग अलग यूनिट्स पे लिख लूं तो वो कैसे लिखूंगा मैं, ठीक है। तो
फिजिकल क्वांटिटी ए एक नाम देते थे और बी दूसरी, मतलब ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट में है और ये दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में, ठीक है, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अगर मुझे इस फॉर्म में लिखना है n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, ठीक है, मुझे लास्ट में जाके ये फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो मान लीजिए डायमेंशंस में आते हैं ना, m, मास को मैं क्या लिखूंगा भाई, पहले मास, ठीक है, डायमेंशंस को मैं लिखूंगा m1, है ना, लेंथ मैं लिखूंगा l1, ठीक है, टाइम मैं लिखूंगा सॉरी t2, ठीक है। और यहाँ में सिमिलरली क्या लिखूंगा मैं, m2 l2 और t2, ठीक है। तो अगर मुझे इस फॉर्मेट में लिखना है तो n1 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, और m1, ठीक है, m1 l1 और t1, ठीक है, तो ये 1 है, ओके, इक्वल्स टू n2 इंटू m1 l1 सॉरी m2 l2 और t2, ठीक है। लेकिन यहां में जो है क्या होगा, इन दोनों की जो है क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो है डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन जो है दोनों की सेम ही होनी है, ठीक है, दोनों की डायमेंशन जो है सेम ही होनी है, क्योंकि अगर मैं बोलूं 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ये तो सबको पता है ना। 1 मीटर मतलब कि ये लेंथ हो गया, है ना, L1, 100 मीटर 100 सेंटीमीटर ये हो गया L2, है ना, दोनों की डायमेंशन कैसी है, दोनों की डायमेंशन से सेम, ओके। तो अभी इससे हम लोग को क्या करना है, अगर मुझे N2 की अगर वैल्यू निकालनी है, मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि ये अननोन, मान लीजिए कि N2 जो है वो अननोन है ना, तो अगर उसकी जो है मुझे वैल्यू निकालनी है तो मुझे मैं कैसे लिखूंगा, N1 M1 बाई M2 ये हो गया A, L1 बाई L2 ये हो गया B, और T1 बाई T2 ये हो गया C। अभी भाई ये कहाँ से आ गया, अरे भाई ये M2 को इस तरफ लेके आओ, नीचे आ जाएगा, तो दोनों की पावर तो सेम है ना, क्यों, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज चाहे हम कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट में लिख ले, उसकी जो है डायमेंशन जो है वो सेम होनी है, ठीक है। तो अभी हम इस फॉर्मूले को यूज करके अलग अलग क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मतलब कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है वो एक यूनिट्स में दिया गया है ना, तो उसकी यूनिट्स को अगर हमको कन्वर्ट करना है तो इस फॉर्मूला की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड, है ना। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। अभी भाई ये किस चिड़िया का नाम है, अर्ग, है ना, ये अर्जी। तो सिंपल सी बात है, जो 1 जूल जो है ये है इसकी यूनिट, एनर्जी की यूनिट, है ना। तो अर्ग जो है ये भी एनर्जी ही है, ठीक है, लेकिन कौन सी सिस्टम ऑफ यूनिट ये तो पता होना पड़ेगा। जूल जो है ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट है ना। अर्ग जो है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है। तो अभी मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या पता होना पड़ेगा,
अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे पता होना पड़ेगा कि एनर्जी जो है इसकी जो है डायमेंशंस कैसी होती है। ठीक है, तो कल हम लोग ने देखा था कि एनर्जी की डायमेंशंस कैसी होती है ना। तो सिंपल सी डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर माइनस 2। तो ये हो गई एनर्जी की डायमेंशंस। तो हम लोग को यहाँ से पता चलता है कि m मतलब कि m की पावर में हम लोग ने क्या लिखा था फॉर्मूला में, a था ना, तो a इक्वल्स टू 1 हो गया, b इक्वल्स टू 2 हो गया और c इक्वल्स टू माइनस 2 हो गया, है ना। a ये 1 हो गया, m के ऊपर में 1 है, तो b 2 हो गया और c माइनस 2। ठीक, तो अभी करते हैं कन्वर्ट, है ना। ठीक, तो कन्वर्ट करने के लिए पहले सिंपल से लिखते हैं, यहाँ में SI और यहाँ में CGS, है ना। SI सिस्टम में अभी एनर्जी तो किस किस पे डिपेंडेंट है, मास, लेंथ और टाइम पे डिपेंडेंट है ना। SI सिस्टम में मास को कैसे लिखेंगे, m1। इसको कैसे लिखेंगे भाई, m1 को लिखेंगे। SI सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है, 1 kg, है ना। और CGS में m2 में कितनी होती है, 1 ग्राम। L1 कितनी होगी, 1 मीटर। L2 कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। T1 कितनी होगी, 1 सेकेंड, है ना। और T2 ये भी 1 सेकेंड। ठीक है, और अभी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू N1 जो है कितनी दी गई है, SI सिस्टम 1 जूल, मतलब कि ये तो SI सिस्टम था, मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1। ठीक है, तो अभी हम लोग को निकालना है न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि अननोन है ना। तो इसके लिए मैं ये पार्ट मिटाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हम लोग के पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड स्पेस है ना। ओके, तो अभी करना क्या है भाई, करना सिंपल सी है। ठीक है, फॉर्मूला कैसी थी हम लोग की, N1 इक्वल्स टू N2 निकालना था ना, तो N2 इक्वल्स टू N1 M1 बाय M2, है ना, पावर में A, L1 बाय L2 पावर में B, T1 बाय T2 पावर में C। ठीक, तो M1 में कौन है, M1 मतलब 1 किलोग्राम, तो N1 की वैल्यू कितनी है, N1 की वैल्यू है 1, तो इसको 1 डाल देते हैं। ठीक है, M1 मतलब 1 kg, है ना। M2 1 ग्राम, पावर में A, अभी A की वैल्यू कितनी थी, यहाँ में मैं लिख देता हूँ, है ना। A की वैल्यू थी 1, B की वैल्यू थी 2 और C की वैल्यू थी -2, राइट। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ में, पावर में 1। ओके, L1 कितनी, 1 मीटर, मतलब कि, और L2 1 सेंटीमीटर। ठीक है, पावर कितनी, 2। ओके, टाइम तो 1 सेकेंड और 1 सेकेंड दोनों ही सेम है। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, किस सिस्टम में चेंज करना है, CGS सिस्टम में चेंज करना है ना। तो अगर CGS सिस्टम में चेंज करना है तो यहाँ में SI सिस्टम क्या कर रहा है, SI यूनिट क्या कर रहा है यहाँ में, तो इसको हटाना है। ठीक है, तो अगर मैं SI यूनिट को हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1000 ग्राम, है ना, और 1 ग्राम, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। ओके, तो ये पावर में 1 और ये बन जाएगा 100 बाई 1 और ये बन जाएगा 1 बाई 1 टू दी पावर -2 और ये 2। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, 1000 यानी कि 10 टू दी पावर 3, पावर में तो 1 ही है, तो ये चेंज नहीं होगा, है ना। ये कितने हो जाए, 100 पावर 2, है ना, ऊपर में भी 2 है, तो 2 टू जा 4। ठीक है, तो इंटू 1, 1 की पावर जितनी भी लगा दो वो चेंज नहीं होनी है ना। तो कितनी निकल गई, 10 टू दी पावर 7। ठीक है, तो ये हो गई N2 की वैल्यू, है ना। तो अभी अगर N2 की वैल्यू हो गई
तो क्वांटिटी को हम लोग को कैसे लिखना होता है, n इंटू यू, है ना। तो n2 की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁷, और u मतलब कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। कौन सी यूनिट में लिखना है, ERG, ERG, ठीक है। तो इसका मतलब जो है 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग, ठीक है। तो ये रहा बहुत ही सिंपल सा सवाल, ये अगर लिख करके हो गया तो ठीक है, तो मैं मिटा दूं, अगर नहीं हुआ है तो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। ओके, अभी जो है और एक क्वेश्चन जो है देख लेते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 डाइन इंटू न्यूटन। भाई ये डाइन है ना, कुछ नया सा लग रहा है हमें, इसकी ये किस चिड़िया का नाम है वो तो पता होगा, है ना। वो नहीं है भाई, मैं डाइन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ में फिजिक्स में चुड़ैलों का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो डाइन, अभी डाइन का अगर नहीं पता है तो न्यूटन, न्यूटन तो पता है भाई, न्यूटन किसकी यूनिट है, न्यूटन जो है फोर्स की यूनिट है, ठीक है। न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स, ओके। तो डाइन ये भी फोर्स की यूनिट ही होगी, लेकिन कौन सी सिस्टम, ये होगी CGS सिस्टम, ये हो गई SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो इतना हम लोग को पता चल गया, है ना। तो अभी हम लोग को कन्वर्ट करना है जस्ट 1 डाइन से न्यूटन तक, ठीक है। तो इसको हम लोग को कैसे करना है भाई, पहले तो हम लोग को डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है ना, पिछले वीडियो में पढ़ा था, है ना। तो वहां से देख सकते हैं, है ना। ओके, तो MLT -2, ओके। तो यहां में जो A की वैल्यू जो है, M की पावर कितनी है 1, तो A की वैल्यू होगी 1। B की वैल्यू कितनी है, ये भी 1, और C की वैल्यू कितनी है, -2, है ना। तो मिल गए ABC की वैल्यू, है ना। अभी क्या करना है, स्प्लिट करना है, ठीक है। तो यहां में मैं लिखूंगा CGS, क्यों मैंने इस तरफ CGS और इस तरफ ऐसा लिख दिया, क्योंकि मुझे CGS की वैल्यू गिवन है, तो मैंने इस तरफ लिख दिया CGS की वैल्यू, ओके। तो यहाँ में चलो भाई N1 की वैल्यू लिखते हैं, कितनी है 1, N2 की वैल्यू लिखते हैं, गिवन है क्या, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है M1 की वैल्यू लिखते हैं, M1 मतलब कि M1 के लिए यहाँ में देखने की कहीं भी जरूरत नहीं है, M1 मतलब कि CGS यूनिट में M1 मतलब क्या होता है, 1 ग्राम, है ना। L1 मतलब कि 1 सेंटीमीटर, T1 इक्वल्स टू 1 सेकेंड, यही है, ओके। तो अभी M2 कितनी हो जाएगी, 1 kg, L2 कितनी हो जाएगी, 1 मीटर, SI सिस्टम है ना। T2 कितनी हो जाएगी, 1 सेकेंड, ठीक है। नोट करते जाओ, जल्दी मिटाना पड़ेगा, है ना, लिमिटेड स्पेस है, ओके। तो अभी मुझे क्या करना है, ये हो गई, है ना। तो मुझे इस फॉर्मूला पे फिर से बिठा देना है ना। तो N2 इक्वल्स टू क्या था, N1 M1 बाय M2 A, L1 बाय L2 B, और T1 बाय T2 पावर C, है ना। तो इसको मिटा के डायरेक्टली मैं फॉर्मूला ही बिठा देता हूँ, है ना। नहीं छोड़ो, N2 की नहीं दी गई है, N2, N1 की वैल्यू दी गई है 1, ओके, तो 1, ठीक है। M1 कितनी है, 1 बाय 1 ग्राम बाय 1 kg हो जाएगी, है ना। पावर कितनी है 1,
बी। नेक्स्ट जो है L1 मतलब कि 1 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर, पावर कितनी है 1। नेक्स्ट जो है टाइम 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड है ना, और कितनी है -2। ओके, तो सिंपल सी बात है ना। तो अगर मैं इसको क्या करूं, अभी मुझे कन्वर्ट किस पे करना है, सीजीएस पे, सॉरी एसआई यूनिट पे कन्वर्ट करना है ना। तो अगर मुझे एसआई यूनिट पे कन्वर्ट करना हो तो यहाँ में जो है सबसे छोटा कौन सा है, ग्राम, है ना, बड़ा कौन सा है, केजी। तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, ग्राम को केजी में लिखना पड़ेगा, है ना। तो फिर मैं यहाँ क्या, इसे जो है क्या बनाना पड़ेगा मुझे, एसआई यूनिट बना, एसआई यूनिट में ले जाना होगा ये सब, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 1 ग्राम को अगर एसआई यूनिट में ले जाना है तो 1 किलोग्राम से डिवाइड करना है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 10⁻³ बन जाएगा, पावर है 1, ठीक है भाई। यहाँ में सिंपल सा है, 1 केजी को 1000 से रिप्लेस कर दो, है ना, 1 मीटर को 100 से रिप्लेस कर दो, है ना, निकल जाएगा। ओके, और जो है 1 सेंटीमीटर मतलब कि इसको जो है 1 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, 10⁻², यानी कि 1 मीटर से डिवाइड तो हो ही रही है ना। तो यहाँ में इसमें 100 लगा दो और डिवाइड कर दो, कितनी हो जाएगी 10⁻², पावर में है 1, तो 1 की पावर में है -2, ठीक है। तो अभी ये कितनी हो जाएगी, 1 को छोड़ देते हैं ना, तो 10⁻³ -2 कितनी हो जाएगी, -5। तो n2 की वैल्यू कितनी होगी, -5। यानी कि अगर मैं लिखूं तो 1 न्यूटन, सॉरी 1 डाइन, ठीक है, इक्वल्स टू 10⁵ एसआई यूनिट की, ये हो गए एसआई सिस्टम की जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। तो अगर एसआई सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू ये है तो यूनिट क्या होगी, न्यूटन, ठीक है। मतलब कि एक चुड़ैल जो है 10⁵ न्यूटन की बराबर है। ओके, तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन, है ना। अभी हम लोग को करना है, और एक कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। इसे भी मिटा देता हूँ, स्पेस बहुत ही ज्यादा कम हो रही है। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि है एन इलेक्ट्रिक bulb of power has power 500 watt, है ना। express it in CGS units। चलो भाई, इसको एक बार ट्राई कर लो, है ना, खुद से एक बार ट्राई कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मैं सॉल्व कर ही लेता हूँ तब तक। तो यहाँ में जो है मुझे दिया गया है पावर, वो होती है पावर, है ना। तो अगर मुझे, अभी मुझे क्या करना है, पावर की जो है डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे पता होना है ना। तो पावर की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी, क्या होगी, वर्क डन बाय टाइम, है ना। तो वर्क डन की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ml/t - 2 बाय टाइम। तो ये हो जाएगी ml/t - 3, ये हो गई पावर की डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। तो चलो अभी मुझे क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। मुझे दिया गया है 500 वाट, है ना। तो यहाँ में मुझे सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है ना। तो इस तरफ मैं लिख लेता हूँ सीजीएस, तो इस तरफ मैं लिख लेता हूँ एसआई। ओके, तो यहाँ में N1 जो है वो कितनी दी गई है, 500, है ना। N2 जो है वो हमें निकालनी है ना। M1 एसआई सिस्टम में 1 kg, ठीक है। L1 1 मीटर और
T1 1 सेकेंड, ठीक है। M1 यहाँ में हो जाएगा 1 ग्राम, M2 L2 1 सेंटीमीटर और T2 1 सेकेंड, ओके। तो अभी क्या करना है, अभी जो है थोड़ी सी ही बाकी है ना। तो ये करके हो गया है ना। अगर ये करके हो गया हो तो मुझे क्या करना है, अभी मुझे करना है वो फॉर्मूला की यूज, है ना। तो N2 फॉर्मूला कैसा था, N1 M1 बाय M2, है ना, टू द पावर A, L1 बाय L2 टू द पावर B और T1 बाय T2 टू द पावर C। तो ये A B C की वैल्यू कहाँ से आएगी, A मतलब कि M की पावर कितनी है 1, A इक्वल्स टू 1, है ना, B इक्वल्स टू ये भी 1 और T इक्वल्स टू -3, ठीक है, ओके। तो अभी मुझे क्या करना है भाई, अभी मुझे करना है कि N2 इक्वल्स टू N1 में कितनी दी गई है 500, है ना, इंटू M1 बाय M2 मतलब कि 1 kg बाय 1 ग्राम, 1 kg बाय 1 ग्राम और कितनी 1, नेक्स्ट 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर और कितनी है 1, 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड और कितनी है -3, है ना। तो सिंपल सी बात है 500, है ना। तो अभी इसमें क्या करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, इसको सबको, ये सबको किसमें, CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है मुझे, है ना। तो 1 kg कितनी हो जाएगी, 1 kg बाय 1 ग्राम कितनी हो जाएगी, 1000 ग्राम हो जाएगी, है ना। यहाँ मैं यूनिट में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यूनिट जो है कैंसिल हो जाएगी, यहाँ में सिर्फ हम क्या निकाल रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज, ओके। तो अभी यहाँ में कितनी हो जाएगी 100, है ना, और ये हो जाएगी 1, क्योंकि 1 में जितनी भी पावर डाल लो वो सुनने वाला नहीं है, ओके। तो 500 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2, तो ये कितनी हो जाएगी, भाई यार यहाँ में एल स्क्वायर भी तो था, है भाई, क्या हो गया, है ना। तो यहाँ में एल स्क्वायर था तो ये तो 4 हो जाएगा ना, है भाई, ठीक है। तो कोई बात नहीं भाई, गलती हो जाती है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर, हमें कितनी है 3, 3 प्लस 4 8, 3 प्लस 4 7 और 8 9, 10 टू दी पावर 9। तो यहाँ में N2 की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 5 इंटू 10 टू दी पावर 9। तो ये हो गई N2 की वैल्यू, है ना। तो यानी कि 500 वाट इक्वल्स टू, ये हो गई N1, ये हो गई N2 U1 और यहाँ में हो गया N2। 5 इंटू 10 टू दी पावर 9, यूनिट क्या होगी CGS में, CGS में यूनिट होगी क्या, न्यूटन सेकेंड। अभी ये कहाँ से आ गए भाई, है ना, ओके ओके। तो अभी देखो न्यूटन सेकेंड कहाँ से आ गए, है ना। हम्म, यूनिट क्या आ जाएगी, अर्ग और सेकेंड इनवर्स। तो अर्ग और सेकेंड इनवर्स कैसे आ गई, ये देखो यहाँ में जो है ये ऊपर का जो हिस्सा है वर्क डन, मतलब कि वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है ERG, थोड़ी देर पहले देखा था, है ना। किससे डिवाइड हो रही है, टाइम से, मतलब कि सेकेंड। तो ये हो जाएगा अर्ग पर सेकेंड, ओके। तो ये रहा और एक क्वेश्चन, है ना। अभी हमें जो है वो करनी है
नेक्स्ट है ना, तो नेक्स्ट क्या है, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। मतलब कि कोई भी इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, वो हमें चेक करना है, ठीक है। इससे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी क्वांटिटीज के साथ हम लोग ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। तो बात कुछ ऐसा है कि मुझे अगर 1 लीटर पानी है ना, 1 लीटर पानी है, उसको मैं 1 किलो आलू के साथ थोड़ी मैं जोड़ सकता हूँ, है ना। लेकिन अगर 1 किलो चीनी है और 1 किलो आलू है, तो दोनों मिला के कितनी होगी, 2 किलो, है ना। तो डायमेंशनली अगर उनकी मास देखा जाए तो वो हो गए 2 किलो, है ना। मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2 किलो। हालांकि वो एक चीनी है और एक आलू है। तो यहाँ में ऐड कैसे हो गई, क्योंकि उन दोनों की डायमेंशंस जो है मास, वो दोनों ही सेम थी, ठीक है। लेकिन 1 लीटर अगर पानी को ले लूं या फिर 1 किलो चीनी, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, तो वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो only the physical quantities with can be added or subtracted, ओके। वही फिजिकल क्वांटिटीज जो है ऐड की जा सकती है या फिर सब्ट्रैक्ट की जा सकती है, जिसकी डायमेंशन जो है सेम होती है, ओके। तो यहाँ में अभी हम लोग को पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इन डायमेंशंस। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या बताता है, मतलब कि कोई भी एक फॉर्मूला है ना, कोई भी एक एक्सप्रेशन है फिजिक्स में, कोई भी एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन की हर एक टर्म जो है वो डायमेंशनली इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो राइट हैंड साइड में हो या फिर लेफ्ट हैंड साइड में हो। मतलब कि अगर मैं बात करूं x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड, है ना, अगर ये एक एक्सप्रेशन है फिजिक्स में, है ना, तो डायमेंशन ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ y। मतलब कि इन तीनों टर्म की डायमेंशन जो है वो सेम ही होनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ मोशन की, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ में कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो हर एक टर्म की जो है डायमेंशन जो है वो एक दूसरे के साथ इक्वल होनी पड़ेगी, ओके। तो ये इन दोनों की डायमेंशन यहाँ इक्वल है, तो ये क्या एक्सेलरेशन की डायमेंशन भी इक्वल होती है, इन दोनों के साथ एक्सेलरेशन और टाइम के प्रोडक्ट की डायमेंशन जो है इक्वल होगी। तो चेक कर लेते हैं, इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस वन, इसकी होगी एल टी माइनस वन, है ना। तो यहाँ में देखो, अभी यहाँ में क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब एल टी माइनस टू, है ना, और टी इंटू टी, तो ये हो गई एल टी माइनस टू प्लस वन, कितना हो गया, माइनस वन। तो जी हाँ, इन तीनों की जो है डायमेंशंस बिल्कुल सेम है ना। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, देर किस बात की, है ना। S is equals to ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि ये जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। तो अगर ये सही है
तो हर एक टर्म की डायमेंशन जो है आपस में क्या होनी पड़ेगी, इक्वल होनी पड़ेगी, है ना। तो एस मतलब कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन एल, यूटी मतलब कि यू इनिशियल वेलोसिटी, है ना, तो एल टी माइनस वन इंटू टी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, प्लस हाफ मतलब कि यहाँ में एक जो है न्यूमेरिकल कांस्टेंट है ना, तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है ना, तो इसको हम लोग छोड़ लेते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस टू, राइट, और टी स्क्वायर मतलब कि टाइम मतलब कि कैपिटल टी स्क्वायर, ये हो गई इसकी डायमेंशन, है ना। तो अभी चलो चेक कर लेते हैं, तो एल टी माइनस वन और प्लस वन, तो ये हो गया जीरो, तो यहाँ हमें बच गया सिर्फ एल, है ना, यहाँ में हो गया इक्वल, ठीक है। और यहाँ में क्या हो जाएगा, एल माइनस टू प्लस टू, तो ये भी हो गया सिर्फ एल, ठीक है। तो जी हाँ, इसका भी डायमेंशन जो है हर एक टर्म के लिए इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आने से थोड़ी सी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आती हैं, चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मैं जो है इसे भी मिटा देता हूँ। The distance covered by a particle in time t is given by x equals to a plus bt plus ct square plus dtq, ठीक है। तो यहाँ में जो है the distance covered by a particle in time t is given by this equation, okay. So now find the dimensions of A, B, C and D, ओके। तो अभी हमें यहाँ से A, B, C और D की डायमेंशन जो है निकालनी है, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमें पता है ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड है ना। ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन में से x क्या बता रहा है, डिस्टेंस कवर्ड, है ना। तो डायमेंशन ऑफ x होना पड़ेगा क्या, l, राइट। तो अगर x की डायमेंशन l है तो हर एक टर्म की जो डायमेंशन है वो भी l होनी पड़ेगी, है ना। तो यानी कि डायमेंशन ऑफ a मस्ट बी आल्सो बी इक्वल टू l, तो a की डायमेंशन निकल गई l, है ना। अगेन bt की जो डायमेंशन है वो भी होनी पड़ेगी l, है ना। तो अगर मैं सिर्फ b की डायमेंशन की बात करो, t को उस तरफ ले जाऊं, तो t की डायमेंशन क्या हो जाएगी, l t, यानी कि l t माइनस वन, तो ये हो गई b की डायमेंशन, है ना, ठीक है। और अभी थर्ड टर्म सी टी स्क्वायर, इसकी भी डायमेंशन क्या होना पड़ेगा, l, है ना। तो अगर l है तो c की डायमेंशन क्या हो जाएगी, c की डायमेंशन जो है सिंपल से t को अगर नीचे ले जाऊं तो l पावर कितनी है t, तो मतलब टाइम पे दो बार डिपेंडेंट है, तो l t माइनस टू, तो ये रहा c की डायमेंशन, ओके। तो d मतलब कि क्वांटिटी d की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को भी ऐसे ही लिख लेते हैं ना, ये इक्वल टू हो जाएगी l, तो d जो है इसे हम लिख सकते हैं ऐसे। तो अगर मैं
इसको अच्छी तरीके से लिखूं तो ये हो जाएगी LT⁻³ तो D की डायमेंशन C, B और A, तो ऐसे निकाली जा सकती है डायमेंशन किसे यूज करके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो यहां तक हो गया है ना, तो हम लोग ने देख लिया है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। तो अभी और एक चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना, तो उसे हम लोग देख लेते हैं, तो वो कैसी होती है। ठीक है, जो कि थर्ड चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो होती है डिड्यूसिंग द रिलेशन among physical quantity। ठीक है, तो हमें अभी क्या करनी है, डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के एक्सप्रेशन जो है उन्हें डिराइव करनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बस कुछ ट्रिक्स याद याद रखना पड़ता है। ठीक है, बाकी सब बहुत ही आसान है। ओके, मैं जरूर आसान बनाने की कोशिश करूंगा जरूर, है ना। तो इसके लिए ये जो समझने के लिए, ठीक है, इस चीज को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एग्जांपल जो है क्या हो सकती है। ओके ओके, तो मान लेते हैं एक सिंपल पेंडुलम है ना। ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम, यानी कि मैं पेंडुलम को कैसे बना सकता हूं। ठीक है, ये रहा है, इसे कहते हैं बॉब, है ना। तो अभी अगर मैं सिंपल पेंडुलम की बात करूं, है ना, तो पेंडुलम, अगर इसे हम एक पेंडुलम मान लें तो इसकी मूवमेंट कैसी होती है, ऐसी होती है ना। मतलब कि, और अगर मैं इसकी टाइम पीरियड की बात करूं, है ना, टाइम पीरियड T। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसकी टाइम पीरियड कितनी है, T। टाइम पीरियड यानी कि क्या होती है, एक फुल ऑसिलेशन लगाने में, ठीक है, एक फुल ऑसिलेशन करने के लिए, ऑसिलेट करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये रहा टाइम पीरियड, है ना। तो अभी मुझे अगर ये पता हो कि टाइम पीरियड जो है इस पेंडुलम की किन किन चीजों पे डिपेंडेंट है ना, तो क्या मैं इसकी फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से लिखते हैं, है ना। लेट्स कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम, है ना। with the length of string L, है ना। मान लीजिए कि उस स्ट्रिंग की जो, उस पेंडुलम की स्ट्रिंग मतलब कि जो रस्सी होती है ना, उसकी लेंथ जो है कितनी है, L, है ना। और मास ऑफ बॉब B M, वो जो नीचे गोला एक लटका हुआ था ना, उसकी मास ले लीजिए M, है ना। और अभी वो जो जा रही है ना, ऑसिलेट कर रही है, वो किस वजह से कर रही है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होती है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो हम लोग ने ऑलरेडी लिख लिया है ना, तो किसे लिखनी है अभी, एक्सेलरेशन। तो एंड लेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी जी। मतलब कि अभी हमें तीन चीजें पता है, क्या क्या, लेंथ, मास और एक्सेलरेशन, राइट। तो अभी हमें निकालनी है उस
इन सब के बीच की रिलेशन, ठीक है, फॉर्मूला निकालिए, है ना। तो किस चीज की फॉर्मूला, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड, है ना। तो हमें अभी क्या निकालना है, टाइम पीरियड की जो है एक्सप्रेशन, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए मुझे पता होना पड़ेगा कि इन इन चीजों पे, ठीक है, इन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज पे वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मान लेते हैं टाइम पीरियड किस पे डिपेंडेंट है, इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एम, मास, मास पे कितनी बार मान लेते हैं ए, है ना, और लेंथ, लेंथ पे कितनी बार मान लेते हैं कि बी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे सी, है ना। तो ये इस इक्वेशन को अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटा दें, ठीक है, तो आ जाएगी एक कांस्टेंट के, एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी, है ना। तो ये आ गई भाई। तो अभी हम लोग को ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी है ना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो मुझे करनी कैसे करनी है इसको, है ना। तो कुछ नहीं करना भाई, ये जो इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, तो इस इक्वेशन को मैं डायमेंशनल फॉर्म पे लिखने, डायमेंशनल फॉर्म मतलब फॉर्म में लिखना है, इस इक्वेशन को डायमेंशन में ले जाना है, ठीक है। तो कैसे ले जाएंगे, टी, है ना, टी मतलब टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या है, टी ही है ना, एज इट इज, ओके। के की डायमेंशन क्या होती है, ये तो एक कांस्टेंट है ना जो कि प्रोपोर्शनल की वजह से आया था, तो के की डायमेंशन नहीं होती, है ना। एम मतलब कि मास, मास की डायमेंशन क्या होती है, एम, पावर कितनी है ए, है ना। एल, लेंथ, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एल, पावर बी। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन मतलब कि डायमेंशन भी एल टी माइनस टू एक्सेलरेशन की ही होगी, है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये हो जाएगी m टू द पावर a, l यहाँ l टू द पावर b है, यहाँ l टू द पावर c है, तो ये हो जाएगी b प्लस c, और यहाँ में जो है t टू द पावर माइनस टू इंटू सी, ठीक है। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन, राइट। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ में इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ m0 l0 और t, क्योंकि यहाँ में m और l की वैल्यू तो है ही नहीं, है ना, मतलब उनकी पावर तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगी m a l b प्लस c और t जो है माइनस टू सी, ठीक है। तो यहाँ तक चलो ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ गए, है ना। तो अभी करना क्या है, अभी कुछ नहीं करना भाई, सिंपल है, अभी तो और भी आसान हो गया, है ना। 80% जो है सॉल्व हो ही गया, ओके। तो अभी हम लोग को करना क्या है कि यहाँ में जो है पावर जो है हम लोग को कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयरिंग द पावर ऑफ बोथ द यूनिट्स, है ना। अगर दोनों तरफ बोथ दी साइड्स, ओके, अगर दोनों तरफ की पावर को हम लोग अगर कंपेयर करें, है ना, तो यहाँ में ए की पावर कितनी है, मतलब यहाँ में ए है तो यहाँ में एम की पावर कितनी है, 0, यानी कि ए इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट में है बी प्लस सी, है ना, बी प्लस सी इक्वल्स टू कितनी है पावर एल की, 0। यहाँ में एल की पावर बी प्लस सी है, यहाँ में एल की पावर 0 है, तो पावर कितनी होगी, 0, है ना। और इस तरफ में टी की पावर कितनी है, माइनस टू सी, और इस तरफ कितनी है, 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पहले इसे सोल्व कर लेते हैं ना। तो ये कितनी हो जाएगी, c इक्वल्स टू -1/2, राइट। और अगर c इक्वल्स टू -1/2 आ गई तो यहाँ में इसमें लगा दो b प्लस -1/2, है ना, इक्वल टू 0, है ना। तो ये क्या बन जाएगी, b इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो ये रही ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई और सी की वैल्यू। तो अभी हम इस ए, बी और सी की वैल्यू को यहाँ में डाल दें तो निकल गए हम लोग की फॉर्मूला, ओके। तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, अगर लिख लिया हो तो ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, ए, बी और सी के वैल्यू निकल गई है ना। तो टी जो इक्वेशन थी टाइम पीरियड टी की ना, इक्वल्स टू
के m की पावर कितनी है a की वैल्यू कितनी है 0, मतलब कि m की पावर है 0। ओके, l की पावर है b की पावर कितनी है 1/2 और g की पावर कितनी है -1/2। ठीक है, तो यानी कि मैं इसे क्या कैसे लिख सकता हूँ, m की पावर 0 मतलब कि ये हो गए 1, तो l की पावर 1/2 यानी कि ये हो गए अंडर रूट के अंदर आ गई है ना, और g की पावर -1/2 तो ये आ गई नीचे, है ना। तो ये रहा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ओके, फॉर ए सिंपल पेंडुलम। ओके, सो इतनी आसानी से हम लोग कोई भी फॉर्मूला को डायमेंशनल फॉर्मूला की मदद से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज और क्वेश्चंस नहीं करते हैं, है ना। तो जल्दी से हम लोग डायमेंशंस की कुछ लिमिटेशंस होती है। ओके, मतलब कि डायमेंशनल फॉर्मूला की कुछ ड्रॉबैक्स भी है ना, डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ ड्रॉबैक्स है। ठीक है, तो वो हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। ओके, तो पहला ड्रॉबैक जो है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ना, उसमें जो है हम लोगों ने क्या किया था कि हर एक टर्म की जो है डायमेंशन जो है सेम होनी चाहिए, है ना। यानी कि वहाँ में हम लोगों ने देखा था कि अगर मैं एक इक्वेशन को लिखूं कि s = ut प्लस हाफ at², है ना। मैंने डायमेंशन जब निकाल रहा था तो ये जो कांस्टेंट टर्म था उसको मैंने हटा दिया था, है ना, उसको मैंने हटा दिया था। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म की डायमेंशंस नहीं होती। तो अगर मैं डायमेंशंस की मदद से कोई भी फॉर्मूला अगर डिराइव करना चाहूँ तो क्या मैं कांस्टेंट को डिराइव कर पाऊंगा? नहीं। ठीक है, मैं कांस्टेंट को डिराइव नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो पहला ड्रॉबैक ये है ना। और दूसरा ड्रॉबैक जो है, अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला अगर डिराइव करना हो तो उसमें जो है टर्म जो है सिंगल टर्म होना पड़ेगा। वो जो फॉर्मूला मुझे डिराइव करनी है उसकी टर्म कितनी होनी पड़ेगी? सिंगल टर्म। ठीक है, मतलब कि कोई भी फॉर्मूला अगर सिंगल टर्म की है तो उसी को ही मैं डिराइव कर पाऊंगा, नहीं तो मैं अगर बहुत सारी टर्म्स है तो मैं वो नहीं डिराइव कर पाऊंगा। ठीक है, तो दो लिमिटेशन है ना, कि पहला जो है कि मैं कोई भी डायमेंशनल मेथड से मैं कोई भी कांस्टेंट को नहीं डिराइव कर सकता, और मैं डिराइव कर सकने से भी किसको डिराइव करूंगा? जो एक्सप्रेशन सिंगल टर्म है। ठीक है, मतलब कि जिस एक्सप्रेशन में जो एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है, उसमें बीच में अलग अलग, मतलब जैसे कि x प्लस वाई जो है ऐसे z, ऐसे अलग अलग टर्म नहीं है। कैसे टर्म को यूज कर सकता हूँ, मतलब डिराइव कर सकता हूँ x = y, ऐसे टर्म को मैं डिराइव कर सकता हूँ। जैसे कि अभी हम लोग ने डिराइव किया था t k L/g, है ना। तो ऐसा वाला टर्म को मैं डिराइव आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ में जो है k की वैल्यू को मैं डिराइव नहीं कर पाया, जो कि होता है 2π L/g। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक आज हम लोग करते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर किसी टॉपिक की अगर डिमांड है तो उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। थैंक यू।